मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सियासत अगर सियासत तक रहे तो यह मुफीद होती है, लेकिन अगर यह कौमी सलामती को निगलने लगे तो यह खतरनाक हो जाती है। और हमारे मुल्क में अब सियासत कौमी सलामती को भी मुतासर कर रही है। कल कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासत के साथ साथ कौमी सलामती के इदारों को भी परेशान कर दिया, और आज फौज के तर्जुमान इसका जवाब देने पर मजबूर हो गए। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। हिंदुस्तानी जंगी क़यादत विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक जिम्मेदार रियासत के मेच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है। ये दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर वाज़े बर्तरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ, और ये चीज़ मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं। ऐसी मनफी बयानी की बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात होते हैं, और इन चीज़ों का दुश्मन इंफॉर्मेशन डोमेन में भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, और इसकी झलक आज आप सब इंडियन मीडिया पर देख सकते हैं। यही बयानियाँ हिंदुस्तान की शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के रद्द अमल से पहले अयाज सादिक ने आज एक वजाहती बयान भी जारी किया। कल जो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट दी, उस पे हिंदुस्तान टेलीविजन का और मीडिया का जो रद्द अमल आया, वो मेरी स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट करके और उसको उसके अल्फाज से खेल के उसको चेंज करने की कोशिश की गई। अभिनंदन ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब उसके जहाज को पाकिस्तान ने यहाँ गिरा लिया। जब पार्लियामेंट्री लीडर्स की प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होनी थी और 7 बजे के बजाय वो 8 सवा 8 बजे उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। उन्होंने आके कहा कि अभिनंदन को हमने फौरन रिलीज करना है। जब ये फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू करवाया तो इमरान खान साहब की जरूर टांगे काम रही थी और पसीना था, क्योंकि वो ऑपोजिशन को फेस नहीं कर सकते थे। क्या उसमें मंतक थी, ये सिर्फ इमरान खान साहब जानते हैं और उनके अलावा पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। उनका ये फैसला सरासर गलत था। अभिनंदन की वापसी गलत थी या सही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह एहसास आज क्यों हो रहा है? पार्टी को अगर यह फैसला गलत लग रहा था तो इसे उस वक्त बोलना चाहिए था। ये कल क्यों खामोश थे और ये आज क्यों बोल रहे हैं? ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि वजीर इत्तला शिबली फराज ने अयाज सादिक से माफी का मुतालबा कर दिया। ये जो अभिनंदन का जो बयान अयाज सादिक ने दिया है, इस पे कौम उनका हिसाब लेगी, और हम चाहेंगे कि अयाज सादिक असेंबली में खड़े होकर माफी मांगे। PDM की जो लीडरशिप है वो भी खड़े होके और अपनी निदामत और उसकी तनकीद और उसकी मुजम्मत वो करे और माफी मांगे पाकिस्तानी आवाम से, बिकॉज इससे कम पे हम राजी नहीं होंगे। अदरवाइज कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। अगर अयाज सादिक माफी नहीं मांगते तो हुकूमत क्या करेगी? मेरी इतलात के मुताबिक हुकूमत अयाज सादिक के खिलाफ बगावत फैलाने और आइन से गद्दारी का मुकदमा भी कायम कर सकती है। क्या यह ठीक होगा? हम यह भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नदीम अफजल चंद साहब, वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर तारिक फजल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और सेनेटर शशि प्लेजो साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। नदीम साहब, ये फरमाइएगा कि ये गल वध गई है, गल मुख गई है बेसिकली ये हो क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जावेद भाई, जो सियासत है ना, मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स हर पार्टी को, हर बंदे को हक है, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के हो, या कौमी इशू हो, या नेशनलिज्म के इशू हो, या ऐसे इशूज जिन पे
हमें चाहिए कि हमारी ख्वाहिश हो कि कौम की एक आवाज़ बने, और हमने हल्फ भी उठाया होता है। तो मेरे ख्याल ऐसे इश्यूज के ऊपर हमें जिग जैग में भी बात नहीं करनी चाहिए, ज़रा मोहतात रहने चाहिए। तो अयाज सादिक साहब से गलती हुई, आपका ख्याल है या जानबूझ के किया है या हमाकत है, क्या है वैसे? मेरे ख्याल है इसकी वजाहत वो खुद ही करेंगे। नहीं, वजाहत करने के लिए वो तैयार नहीं, गायब हो गया। नहीं, किसी से राब्ते में इसके ऊपर नून लीग को माफी भी मांगनी पड़ेगी और नून लीग को वजाहत भी देनी पड़ेगी। नून लीग को या अयाज सादिक साहब को? देखिए, पार्टी का वो एक अहम आदमी है, वो ये पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक वजाहत यहाँ तो पार्टी डिसोन करेगी, फिर उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, फिर तो ठीक है, फिर समझ। अदरवाइज तो मेरे ख्याल में अब यही खबर मार्केट में तो यही खबर है कि उनसे बयान दिलवाया गया है। लेकिन ऐसे इश्यूज के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये जिसका सारी दुनिया को पता, लेकिन उनका हदफ वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब थे मेरा ख्याल है, क्योंकि उन्होंने वजाहत भी किया है कि मैं शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूं। वो तो जो उन्होंने लैंग्वेज जो बाद में वजाहत की, अब उस वजाहत के बाद उस पर क्या है, अब उनकी वजाहत कोई कबूल कौम करती है या नहीं करती, या पार्लियामेंट के अंदर वजाहत उनको करनी चाहिए खड़े होके। और मैं समझता हूँ अच्छा, फॉर एग्जाम्पल शाह महमूद को भी कह रहे हो, फिर भी ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी। फिर आप कौम में एक फतह बना रही है, हमने एक उनका पायलट पकड़ा है, हमने उनका जहाज गिराया है, कौम का हमने मोराल बुलंद किया, आप कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है, और फिर इसमें हकीकत कोई नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर फर्ज करें ये बात ठीक भी हो, फर्ज कर लेते हैं ऐसा ही है, तो 1 साल बाद आपको याद आया, और उसके बाद भी जब उस वक्त आपने बोले कि अभिनंदन को नहीं छोड़ना चाहिए, उस वक्त तो सबने कहा छोड़ दें, और आज अचानक आके गलत हो गए। देखिए, वो पुराने जमाने में एक वो टाइम पीस होते ना, उनकी चाबी होती थी, याद है, टक 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 टक, इनकी वो चाबी खत्म थी, अचानक इनको चाबी लगी है। तो अब जब चाबी लगी है, तो चाबी कहां से लगी इनको? ये तो तारिक फजल साहब बेहतर बता सकते हैं। लगी तो चाबी लगी है, लेकिन ये नहीं पता कहां से लगी। वर्कर तो मुझे तो पता भी है कहां से लगी, लेकिन मैं भी ये भी एक ऐसा इशू है, मैं इसके ऊपर ओपन बात नहीं कर सकता। नहीं, वैसे ही नेशनल इंटरेस्ट का इशू कैसे होगा? नहीं, ये इंटरनेशनल इंटरेस्ट का इशू है। अच्छा, ठीक है। ये नेशनल का नहीं है, ये इंटरनेशनल इंटरेस्ट का इशू है, और चाबी के बगैर ये हरकत नहीं करते होते। ये पुराना टाइम पीस है ना, हम टाइम पीस कहते हैं, होता तो टाइम पीस है, हम टाइम पीस कहते हैं पुराना पंजाबी में। तो ये नई इनका सॉफ्टवेयर नहीं है कि ऑटो पे चलने वाला, ये नहीं है, ये अभी भी चाबी वाला ही है। अच्छा, इनका सॉफ्टवेयर आज भी चाबी वाला ही है। माजरत के साथ भाई है मेरे, मैं इनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो इनके इस पार्टी का सॉफ्टवेयर अभी चेंज नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर वही पुराना आ रहा है। चाबी लगेगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, चाबी लगेगी तो 2/3 मेजॉरिटी लेंगे, चाबी लगेगी तो लॉन्ग मार्च करेंगे, चाबी लगेगी तो गुजरांवाला लॉन्ग मार्च खत्म करेंगे, जुडिशरी बहाल करवाएंगे। चाबी के बगैर नहीं चलते। लेकिन अब तो इन्होंने वही चाबी लगी थी, इफ्तिखार चौधरी कजन था हमारा, वही चाबी लगी, आज उसके वाकफ भी नहीं बनते, अंदाजा कर लेना। वही चाबी लगी, मेमू गेट पे चले गए, जमहूरियत कहाँ गई, वोट का नजरिया कहाँ गया, वही चाबी हटी तो वोट को इज्जत दो को आ गया। वैसे ये फरमाइएगा सर, ये अयाज सादिक साहब के जाती ख्यालात हैं, ये पार्टी के ख्यालात हैं, अयाज साहब से गलती हो गई है, अयाज साहब ने ठीक कहा है, ये मौकफ क्या है सर पार्टी का, कि वो पार्टी ने अभी तक डिसऑन नहीं किया इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चोई साहब। वैसे तो नदीम अफजल चंद साहब ने, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई हैं मेरे, माहौल जरा थोड़ा गैर संजीदा कर दिया है ना। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज जरा संजीदा अंदाज से करना चाह रहा था, और मैं वही करूंगा, जवाब मैं दूंगा, बात नहीं करूंगा। नहीं, मैं चाबी इसमें सारा बताऊंगा, वो सारे पे आऊंगा मैं। लेकिन संजीदा बात यह है जी कि चोई साहब, आप भी अपने प्रोग्राम का आगाज माशाल्लाह दुरूद पाक पढ़ के करते हैं। मैं 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, और बहुत आसानी से दे सकता हूँ, और बहुत खुशी से दे सकता हूँ। सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन, आपकी नामूस, आपकी इज़्ज़त, आपकी हुर्मत, उसके लिए अगर मेरे बच्चों की भी जान जाए तो मेरे लिए एजाज़ की बात है। ठीक। दूसरी चीज़ इसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, वो पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान की सालमियत है। इसके लिए मेरी जान जाए, मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तो अब बात यह है जी कि ये जो बयान दिया है सरदार अयाज सादिक साहब ने, पता नहीं उनके इल्म में भी था कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन ये अफसोसनाक है। इसकी कोई सपोर्ट नहीं है, ना पार्टी में है, ना मैं कर रहा हूँ। उन्होंने उसकी वजाहत दी, आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने उनकी वजाहत चलाई। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये थी कि आप उनको प्रोग्राम में लेते। सर वो गायब है सर, राब्ते में, किसी के राब्ते में सर, ना वो अच्छी बात होती है कि वो मौजूद होते कर रहे हैं, ना फोन अटेंड कर रहे हैं, उनका बयान, ना वो व्हाट्सएप पे कुछ उनकी मजीद वजाहत आप लेते कि जी आप इस प्रोग्राम की मजीद, आपने इस बयान की मजीद वजाहत करें, क्योंकि जिस अंदाज से इंडिया ने इसको प्रोजेक्ट किया है वो मेरे लिए बड़ा तशवीशनाक भी है और बड़ा अफसोसनाक भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन सर बाकी मसला जहां ये है तक कि बात है जी, आपकी पार्टी के सीनियर 3 रुकन हैं, स्पीकर कौमी असेंबली रहे, पार्टी भी इस पे खामोश है, अयाज सादिक साहब गायब हैं, या सर, पार्टी वजात करते हैं या सादिक साहब बात ये है, ये इशू आज उठा है ना, अभी सारी बातें 1 घंटे में तो नहीं डिसाइड होनी। मैंने अभी तक का आपको मौकफ दिया है, अपना भी दे दिया, जमात का भी दे दिया, वजाहत मजीद भी वो करेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में इस चीज को मजीद क्लैरिफाई किया जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने यहाँ एक बात की, आज इंडियन मीडिया उस पर भी लगा हुआ है, जब उन्होंने कहा जनाब कि हमने बहुत बड़ा काम किया, इंडिया को उसके अंदर घुस के मारा और पुलवामा में हमें बड़ी कामयाबी मिली। ये तो जनवरी में जब FATF में जाएंगे ना नदीम अफजल चंद साहब, तो उन्हें पता लगेगा कि फवाद चौधरी के बयान ने क्या किया है। मैं उसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहा ना, हो सकता है उनके बयान का अपना डैमेज है, इसका अपना डैमेज है, अलग रखें। शीरी मजारी साहब ने एक बयान दिया था, उसमें तो किसी ने प्रोग्राम नहीं किया। जब उन्होंने कहा कि ये वजारत खारजा जो है वो खुद उम्मीदवार थी वजीर खारजा की, उन्होंने देखा कि शाह महमूद कोई साहब शायद रुखसत हो रहे हैं, प्रोग्राम हुए थे, वैसे शायद हुए थे, और उसमें जो उन्होंने ये भी कहा था, क्या कहा था आप बता कि दें। वजारत खारजा ने को जो काम करना चाहिए था उन्होंने कश्मीर पे नहीं किया। कश्मीर पे नहीं किया, बिल्कुल सर। ये थोड़ा डैमेजिंग स्टेटमेंट है। हमारे आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को गद्दारी का पर्चा देना थोड़ा डैमेजिंग स्टेटमेंट है। ये किसकी चाबी लगी थी जान साहब, बताया ना जरा। वो टाइम पीस इनके जमाने का है, मैं थोड़ा उस जमाने का नहीं हूँ, कोई चाबी वाले टाइम पीस। मैं जरा डिजिटल क्लॉक जो है मैंने देखा है, इसकी चाबी, हाँ डिजिटल क्लॉक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आखिरी जिस चाबी की बात कर रहे हैं ना, चाबी लगी तो ये हुआ, चाबी लगी तो वो हुआ, हम उस चाबी के खिलाफ है। हम चाहते हैं सियासत में जिसको भी चाबी लगी गलत लगी, जिसको चाबी लगाई गई गलत लगी, नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं ये दारों के खिलाफ है, इसको कह रहे हैं आप स्टैंड करते हैं या नहीं करता सर? किस बात पे? इस पे अयाज सादिक साहब के बयान पे मैं नहीं स्टैंड करता, नहीं करता, ठीक बिल्कुल है, स्टैंड और करता। पार्टी भी नहीं करते। देखिए पार्टी का मौकफ, मैं पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ ना चौधरी साहब, मैं यहाँ को दवाई लिखने तो ये फरमाइएगा कि पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा उनकी वजाहत आ चुकी है, मजीद आएगी। आइंदा आने वाले अभिनंदन जो था सर, उसको छोड़ना चाहिए था या नहीं छोड़ना चाहिए था? देखिए पाकिस्तान ने उसको छोड़ा, पाकिस्तान ने पहली बात तो ये कि उस जंग में हमें फतह हासिल हुई, पाकिस्तान ने त्यारा गिराया, पाकिस्तान में फतह और जश्न मनाया गया। अब पाकिस्तान ने एक मैच्योर स्टेट का सबूत दिया, पाकिस्तान ने एक अमन पसंद कौम का सबूत दिया, और उसको जो छोड़ा गया वो खैर सगाली के जज़्बे के तौर पे छोड़ा गया, लेकिन बुज़दिली के तहत नहीं छोड़ा। अयाज सादिक साहब ने ये कहा, शुक्रिया। अयाज सादिक साहब ने ये कहा कि जब वो शाह महमूद कुरैशी साहब आए तो उनका रंग ये था और टांगे उनकी कांप रही थी, और साथ उन्होंने कहा कि अभिनंदन को छोड़ना पड़ेगा, और ये कहा कि नहीं छोड़ेंगे तो 9 बजे तक अटैक हो जाएगा। साथ उन्होंने ये कहा कि इंडिया का हमला करने का कोई इम्कान नहीं था। तो अयाज सादिक साहब को कैसे पता कि इंडिया ने कोई हमला नहीं करना था? देखिए जी, जो उनकी वहां पे मीटिंग हुई है, मैं कम अज कम उसका हिस्सा नहीं था। वजीर खारजा का उन्होंने बयान दिया, वजीर खारजा ने कल असेंबली के अंदर कहा कि अवान के अंदर अपोजिशन की तरफ इशारा करके कहा कि इनके अंदर मोदी की रूह घुस गई है। आज वो भी सारे इंडियन चैनल से दिखाया, ये वजीर खारजा है, ये पंजाबी फिल्मों का हीरो है। बात इस तरह करते हैं जैसे वो सुल्तान रही डायलॉग बोलता था आपके जमाने की जो फिल्में थी, ये डायलॉग आपने देखे हैं पंजाबी फिल्मों के? यार वजीर खारजा हो, संजीदा बात करो। ये बात भी इंडियन मीडिया ने आज उठाई है कि मोदी के नारे लगे हैं पाकिस्तान की पार्लियामान में, और मोदी की रूह मौजूद थी वहां पे। पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कह रहा है, पर वो करते हैं, क्यों ये गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दी जा रही है? दुश्मन मुल्क है हमारा। आपका तो मोदी से जाती तल्लक है, आपकी पार्टी का, आप तो मोदी से क्यों माइंड करते हैं? नहीं, हम सख्त माइंड करते हैं। पार्लियामान के अंदर हमारी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बुरी बात है, दुश्मन मुल्क का वज़ीर आज़म है, शादी में बुलाया जाता है, तल्लक वालों को बुलाया जाता है। अच्छा, वैसे तारीखी तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब को उन्होंने खाने पे बुलाया, फिर मुकर गए। मोदी को शादी पे बुलाया, आज कहते हैं हमारा कोई तल्लक नहीं। यार ठीक हो, जरूरत का मुद्दा है। ये फरमाइएगा कि उस मीटिंग में यार बुलाए भी बंदे आ जाने, इस मीटिंग में कार्ड ना दे वो भी आ जाने, ठीक हो। ये फरमाइएगा कि जिस मीटिंग का जिक्र अयाज सादिक साहब ने किया है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 सीनियर लोग भी थे, नवीद कमर साहब भी उसमें शामिल थे, परवेज अशरफ साहब भी उसमें शामिल थे। ये दोनों भी अपना वर्जन देने के लिए आज अवेलेबल नहीं है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना वर्जन क्या है इस पे? जब ये अयाज सादिक साहब बात कर रहे थे, जाहिर बात है हम वहाँ नहीं थे, तो इस मीटिंग के हवाले से भी मेरे पास जो है नेचुरली वो वही बात कर सके जैसे आपने कहा जो मौजूद थे। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हुए मेरे ख्याल में हम सब पार्टीज़ के जो भी पार्लियामेंटेरियन हो या पार्लियामेंट से बाहर सियासतदान हो, जो भी पाकिस्तान के आइन पे यकीन रखता है, उसको फॉलो करता है, और जो भी वैसे भी जो आम शहरी भी है, वन हैज़ टू बी केयरफुल, ख़ास करे पार्लियामेंटेरियन, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं, और ख़ास करे आप अगर किसी ओहदे पर रहे हों
तो वो बात जल्दी ही जो एंटी पाकिस्तान या जो एलिमेंट्स हैं वो पकड़ लेते हैं, कैच करते हैं, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो बिल्कुल उसमें ख्याल करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में अयाज सादिक साहब की कोई वजाहत आई तो है, दो आई हैव नॉट लिसन टू हिम येट, वो सुनना पड़ेगी। बाकी जो है ये आपको पता है पार्लियामेंट में एकतरफा कार्रवाइयाँ होती हैं, बात करने का मौका इस तरह नहीं मिलता। डिबेट का भी कोई जो लेवल है आपको पता है ये हाईजैक करने की कोशिश करते हैं पीटीआई वाले। सेनेट में भी आज हमारे बड़ी अहम मोशंस थे, उनको डर था कि तनकीद ज्यादा हो जाएगी, तो उन्होंने खुद यानी गवर्नमेंट ने कोरम पॉइंट आउट किया और ये रोज भागने की करते हैं। शबली साहब तो बिल्कुल उनका रवैया इतना एग्रेसिव और या तो होते नहीं है, कहते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनको जवाब देना होता है। अच्छा, ये फरमाइएगा, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि अयाज सादिक साहब ऐवान में खड़े होकर इस बयान पे माफी मांगे, तो माफी मांग लेनी चाहिए अयाज सादिक साहब को? मेरे ख्याल में वो वजाहत तो कम से कम जरूर वो करेंगे, करनी चाहिए। ज्यादा तो हमारे मुस्लिम लीग नून के भाई बता सकते हैं, इस पोजीशन में हैं। लेकिन माजी में चूंकि हमने देखा है, मैं जस्टिफाई उनके बयान को नहीं कर रही, अपार्ट फ्रॉम दैट माजी में हमने देखा है कुलभूषण के हवाले से यही पीटीआई, यही इमरान खान साहब जिस तरीके से, तो रियासत को या पीटीआई के इसको मिक्स मत करें आप। पीटीआई पर तनकीद जो है वो खारजी मामलात पे भी होती रही है, पीटीआई ने भी किए गवर्नमेंट्स पर ये नेशनल सिक्योरिटी, मैं फिर से कह रही हूँ, दोहरा रही हूँ, नेशनल सिक्योरिटी और खासकर टेररिज्म के हवाले से हमारे अफवाज की बड़ी कुर्बानियां हैं। बहुत हमने जो है उस हवाले से मिलकर काम किया है और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की, अभी भी फेस कर रहे हैं। पेशावर में अभी क्या हुआ, इससे पहले कोयटा में जिसकी सख्त मजम्मत करते, आज भी पेशावर पे हमें बोलने का उस तरह मौका गवर्नमेंट साइड से नहीं दिया गया, वो भाग गए कोरम की निशानदेही करके। यानी ये सीरियसनेस है। तो पीटीआई का जो तरीका है कि इदारों को मजीद उलझा दिया जाए, ये मैं उसके हक में नहीं हूं, उसको कंडेम करती हूं इस रवैये को पीटीआई समझती है ये तमगे, ये सर्टिफिकेट सिर्फ उनको हासिल है, तो गलती पे है, इदारे सबके हैं। और दहशतगर्दी के हवाले से हमारे न सिर्फ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज अफवाज, लेकिन हमारे आम लोग और खासकर हमारे लीडर्स बेनजीर भुट्टो साहिबा जैसी, उन्होंने भी शहादतें उनकी भी हुई हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान का एक क्लियर स्टैंड और स्टैंड रहा है और हमारी जो पॉलिसी है। आपका ख्याल ये कि मुहतात रहना चाहिए था अयाज सादिक साहब को। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन चंद साहब के पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं सर, कि गवर्नमेंट मुतालबा कर रही है वो माफी मांगनी चाहिए, अब वो माफी नहीं मांगते तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा? जो इस ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा चंद साहब के, अगर अयाज सादिक साहब माफी नहीं मांगते, वैसे तो ट्रेंड चल रहा है अयाज सादिक साहब को मीर सादिक डिक्लेयर किया जा रहा है, तो जाहिर है इसमें गवर्नमेंट के बहुत से लोग हैं जो मुसलसल इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं कि ये मीर सादिक हैं, तो इससे पता चलता है कि पार्टी क्या सोच रही है। तो अगर वो माफी नहीं मांगते तो फिर लेकिन ये इस वक्त कहना कबल अज़ वक्त है, मैं स्टेटमेंट दे दूंगा, स्वीपिंग स्टेटमेंट, ये तो फैसला होगा पार्लियामेंट के अंदर ही, या नेशनल सिक्योरिटी के सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के फैसला करेंगे। कोई इंडिविजुअल मैं समझता हूँ, मैं इस वक्त कोई किसी की स्टेटमेंट देना, लेकिन मेरे ख्याल में वो सीजनड आदमी हैं, बड़ी अहम पोस्टों पर रहे हैं, और वो गालबन पार्लियामेंट में इसकी वजाहत पेश करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, जो भी करेंगे वो इसका करेंगे। क्योंकि शिबली साहब का ये कहना है कि माफी से पीछे कुछ भी नहीं हो सकता। माफी का मतलब ये है कि क्लियरली माफी मांगे वो मुझसे गलती हुई। जो शिबली साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वही पार्टी की पॉलिसी है, हुकूमत की पॉलिसी वही है। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने दे दिया स्टेटमेंट और वजाहत, इसके ऊपर मेरा अब ज्यादा इसके ऊपर। वैसे जो अयाज सादिक साहब ने वजाहत की उसमें उन्होंने कहा कि अभिनंदन का जो फैसला था गवर्नमेंट का गलत था, नहीं भेजना चाहिए। अगर गलत था तो नहीं, गलत नहीं था, सारे स्टेक होल्डर्स ने, सारी अपोजिशन ने मिल के फैसला, सारों ने उस वक्त, किसी ने, आपने अभी खुद क्वेश्चन, एक भी अपोजिशन के किसी बंदे का बयान दिखा दें कि उसको नहीं जाना चाहिए, सब ने कहा ठीक है, और बहुत अच्छा फैसला था। इसमें मतलब हम ऑन करते हैं उस फैसले को। तो ये तो मेरे ख्याल है दो रगी राय है कि नहीं जाना चाहिए था। उस वक्त गालबन सारी अपोजिशन ने कह दिया जाना चाहिए, तो आप ये किस तरह कह सकते हैं? तो इन सारी चीजों की वजाहत इनको आके देनी पड़ेगी। पार्लियामेंट में आके वो पार्लियामेंट में नहीं आते, नहीं वजाहत देते, तो गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है इस सारे मामले में, तो आप इसका मतलब फिर गद्दारी का केस बनाएंगे, आर्टिकल 6 इन्वोक करेंगे, क्या करेंगे सर आप?
ये वक्त आने दें, उस वक्त पता चल जाएगा। नहीं, गवर्नमेंट ने वैसे सोच लिया हुआ है वैसे। जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन, गवर्नमेंट का जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दी है वही है। वो आप तो ये डॉक्टर साहब, ये आप अगर माजरत नहीं करता है अयाज सादिक साहब, गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, गवर्नमेंट इस मामले में बिल्कुल क्लियर है और अयाज सादिक साहब को मेरा नहीं ख्याल कि किस तरह से सपोर्ट भी मिल सकेगी। आपकी पार्टी भी शायद इस मामले में सपोर्ट ना कर सके, तो माफी मांगने के अलावा आपको ऑप्शन नहीं है सर आपके पास। चूँकि साहब सरदार अयाज सादिक साहब जो मेरे भाई भी हैं, बड़े अच्छे मेरे उनसे दायरा सीनियर है, मेरे हमारे स्पीकर रहे हैं, उनके बारे में तो बात मैंने काफ़ी तफसील से की है और मैंने कहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह ये मामला मज़ीद जो है ये वाज़ेह हो जाएगा उनकी ज़ात के हवाले से, उनकी वज़ात के हवाले से। लेकिन जहाँ तक आपने दूसरा जो आपके जुमले का हिस्सा है ना कि गवर्नमेंट इस बारे में क्लियर है कि गद्दारी का पर्चा और फलां, ये आज से नहीं, ये तो 15 दिन पहले से क्लियर है। जब इन्होंने लाहौर में हमारे कम अज़ कम कोई 52 बंदों पर पर्चा दिया, इसमें मैं भी शामिल हूँ। नहीं, हुकूमत ने नहीं दिया। तो क्या इंडिया ने दिया था? नहीं, वो प्राइवेट पर्सन था। हुकूमत का जो पर्चा होता है वो स्टेट की प्राइवेट पर्सन था, गवर्नमेंट देती है। चोई साहब, आप मेरे खिलाफ पर्चा नहीं होता, नहीं होता। खुदा का खौफ करो भाई, आपने बड़े खुदा का बड़े खौफ दिए हुए करो पर्चे, ना आपको करो। पता है पर्चा बड़े बारे में मशहूर है कि गल सच्ची कर दे हो, नहीं, बड़े बड़े पर्चे हुए हैं। और सर साइकिल चोरी का पर्चा नहीं हो सकता थाने में, एक मफरूर इश्तिहारी ठग वो पर्चा करा रहा है किस पे? थर्ड टाइम 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा, उसके खिलाफ पार्लियामेंटेरियंस उसमें मौजूद हैं, साबिक वज़रा मौजूद हैं, 12 साबिक वज़रा, 12 साबिक वज़रा, साबिक जनरल और आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर। मुझे लगता है ये जो पर्चा हुआ था ना, ये जो पर्चा हुआ था, ये नून लीग ने खुद दिलवाया था कि जो लोग बयानिया से पीछे हट रहे हैं उनको भी साथ शामिल तो आप उस बंदे को गिरफ्तार कर लें। वो खुद कह देगा कि जी इन्होंने दिलवाया। हुकूमत ने ना को गिरफ्तारी की, ना को गिरफ्तारी की, जो बेगुनाह हुए सारे डिस्चार्ज हो जाएंगे। पर्सन के नाम से आप चलवा दें जी आज ब्रेकिंग न्यूज कि वो पर्चा जो है वो नून लीग ने करवाया था। ये वर्जन आज आ गया। वैसे ये नहीं कह रहे, और भी बहुत वज़रा ने सर मेरे कहने का मतलब आगे बढ़ते हैं, बेनिफिशियरी कौन था उस पर्चे का? मेरे कहने का मतलब ये है कि गद्दारी के सर्टिफिकेट देने इन्होंने शुरू किए हुए हैं आज से 15 दिन नहीं, पता नहीं कितना अरसा हो गया सर। इन्होंने सोचा था ना, ये दे भी रहे थे, लेकिन ये पहला मौका है जिसमें आपने पूरा मौका दे दिया इनको। यानी ये एक ऐसी बॉल है कि जिसमें गवर्नमेंट मेरा ख्याल 6 नहीं बल्कि 8 लगा सकती है। जिस डगर के ऊपर हुकूमत चल रही है ना, इसमें सवाए तसादुम के और सवाए सियासत के अंदर इतने नफरत के बीज बोने के, जिसका मुल्क और हमारी मुआशरा मुतामिल नहीं हो सकता, इसके बड़े संगीन नताइज आगे जाके निकलेंगे, इसका एहसास किसी को भी नहीं है। लेकिन देखिए सर, आप कह रहे हैं कि नफरत के बीज, ये बोल रहे नफरत के बीज, इनका ख्याल है कि ये नहीं आप बोल रहे हैं। पीडीएम के हर जलसे के अंदर जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले गुफ्तगू होती थी, रिएक्शन भी होती थी। पहला मौका है, आपको कोई उससे पहले गुफ्तगू, मैं बताता हूँ, उससे पहले गुफ्तगू, मैं एक मिनट साहब, उससे पहले भी गुफ्तगू होती थी। मीनार पाकिस्तान में ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार देते थे, गाली देते थे, वहां से ये शुरू हुए। आज तक इनकी हिस्ट्री देख लें, ये सिक्योरिटी रिस्क, गद्दार करार देना, कोड़े मरवाना, जेलों में भेजना, लोगों को गायब करवाना, पता नहीं कहां से इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री शुरू हुई है। आज यहां तक पहुंचे। मेरी बात सुने ना, जनरल मुशर्रफ के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में, तो ज़ियाउल हक के दौर में वज़ीर आला पंजाब कौन था? उसे कोड़े मरवाए थे। तो और किसने मरवाए थे? वैसे पंजाब में लगे थे। मेंबर आपकी आज भी कैबिनेट, तो आज भी मेंबर शोरा रही है। चोई साहब, आज रिवायती जो पीटीआई का बयानिया होता है ना कि गुफ्तगू को डी ट्रैक करो, इधर मारो उधर मारो, रिफ्लेक्ट करो, मैं ये कह रहा हूं कि आपका सॉफ्टवेयर भी चेंज नहीं है। काम आप भी यही कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त इस जगह पे चल रही है, अवाम बेचारों का बेड़ा गर्क है। हर शो में गुजारिश है 1 घंटा आके ये पिछले माजी के किस्से बयान करके सारे घर चले जाते हैं। ना कोई गरीब की बात होती है, ना कोई उसके मसाइल की बात होती है, ना कोई आटा, चीनी, बिजली, गैस बिल, इसकी बात को पता ही नहीं है कि हुकूमत कहां पे जा रही है। वैसे आज इनके 1 घंटा गुजारना होता है। अरकान ईवान के अंदर भी महंगाई पे बारे बात की, प्राइम मिनिस्टर भी करते, सारे वजीर मानते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। बात ही करते हैं। ये फरमाइएगा, सही साहब ये फरमाइएगा, घर में बताया जाता है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक वो काम भी तो करें ना। सही साहब, मसला ये है कि पीडीएम अब ज़ाहिर एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 11 पार्टीज हैं, और इसमें से अगर किसी एक पार्टी के किसी सीनियर रुकन के खिलाफ कोई केस बन जाता है तो जाहिर है आपको अपना वर्जन देना पड़ेगा, आपको या उसके साथ स्टैंड करना पड़ेगा, या फिर पीडीएम को खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, इससे पीडीएम टूट जाएगा। अब मसला अयाज सादिक साहब के, अगर गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई आर्टिकल इन्वोक कर देती है तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? आपका ख्याल ये होगा कि अयाज सादिक साहब जाने, गवर्नमेंट जाने,
या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जाने, या फिर पीडीएम उसको समझेगी कि ये हमारी तौहीन है, पीडीएम उनके साथ खड़ी हो गई या सादिक साहब साथ? पीटीएम नहीं टूटता, ये दीवानों का ख्वाब हो सकता है, ये किसी की विशफुल थिंकिंग हो सकती है। पीटीएम चल पड़ा है और इसमें कोई भी झोल नहीं आएगा। मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है हमने एक या सादिक साहब के साथ पीडीएम को खड़ा होना चाहिए फिर? नहीं, देखे वो पार्टीज जो हैं 11 हैं, उसके एक हमारा कमेटी भी बनी हुई है, तो उसमें ही फैसले सारे होते हैं। मैं यहाँ आकर हवा में तीर चलाऊं ये मुनासिब नहीं है। बात यह है कि सिर्फ अयाज सादिक नहीं, ये जो उनके वज़रा भी जो बयान दे रहे हैं उनको भी देखना चाहिए। जो भी गैर जिम्मेदारी के साथ बात करता है, सिर्फ पीडीएम को आप क्वेश्चन मार्क मत लगाए। इन्होंने खुद पीटीआई ने सारे इदारों को, जुडिशरी से लेकर इलेक्शन कमीशन तक, खुद जो ऐवान सदर में जो शख्स बैठा है उसको बैठने का अब उसको है ही नहीं, कोई तुक्की नहीं है, उसको तो पहले सबसे पहले रिजाइन तो उसको करना चाहिए। उनके जो सारी की सारी आवे के आवे उनके जो है बिगड़े पड़े हैं। आप किस किस की बात करेंगे? आप एक अयाज सादिक को लेकर उन्होंने तो वजाहत भी दी है, देंगे भी, देनी भी चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन पूरी पीडीएम की आप पूरी जदोजहद को और एक सीरियसनेस के साथ जो है पीसफुल तरीके से हम बढ़ रहे हैं, आप उसको सिर्फ जो है एक उसके साथ नथी नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल गद्दारी। पहले जो मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीरें होती थी उन पे एतराज किया जाता था, लेकिन ये पहली मरतबा इस तरह हुआ कि अयाज सादिक साहब ने एक जो खुफिया मुलाकात थी, जो ज़ाहिर नेशनल सिक्योरिटी की मुलाकात थी, उसमें जो कुछ हुआ, सही हुआ गलत हुआ, उसको जब उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे बयान कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप बराह रास्त अदारों के साथ टकराव आपने शुरू कर दिया। जावेद साहब उसके अभी वजाहत में बहुत सारे और भी चीजें जो आएंगी, डिटेल्स आएंगे ना, हमने तो कुछ तो लेकिन DGISPR जो ने आज जो बात की है उसकी बिल्कुल हम उनकी एक तौकीर है उस इदारे की, और वो जिम्मेदारी के साथ नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को देखते हैं और सारा अमलन फेस करते हैं, चीजों को डील करते हैं। तो हमें उनकी बात पर जो है बिल्कुल वो एहतराम है, एतबार है। लेकिन ये पीडीएम को, आपको पूरी पीडीएम को, मियां नवाज शरीफ साहब की एक पार्टी है, उनका अपना मैनिफेस्टो है, वो 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, उनके अपने जो तजुर्बात है, वो अगर बयान करते हैं कोई एक एक चीज को आप एक एक पार्टी से नहीं पूछेंगे कि आप उससे जो है कितना मेल खाते नहीं खाते। हम 26 पॉइंट्स जो हमारी है उस हवाले से तो बिल्कुल क्लियर है, हमारा माइंड भी, हमारा एक्शन भी, हमारी अमली जदोजहद भी, उस हवाले से तो बात कर हो सकती है, आपको हम बता सकते हैं जो भी पूछे एक्सप्लेन। लेकिन ये लोग जो पीटीआई के हमारे भाई शबली फराज जैसे लोग जो खुद गैर जमहूरी बने हुए हैं, जो खुद गैर आईनी बातें करते हैं, जो रात बीच में ऑर्डिनेंस चले आते हैं, जो ऐवान की तकद्दुस और तौकीर के लिए भी वो तैयार नहीं है, जो खुद पेशावर पे बात होती है तो भाग के गौरव का बहाना करके वो चले जाते हैं। मेरे ख्याल में इस किस्म के वजीरों के होते हैं, फारूक नसीम साहब जैसे जो पूरे ऐवान सदर को जो है उन्होंने डुबो दिया, जो बदनीयती के हवाले से जो सदारती रेफरेंस आया है, पहले हमें पीटीआई वाले बताएं कि ये आइन की कितनी बड़ी वायलेशन है, बहुत बड़ी वायलेशन है। 89 से लेकर आर्टिकल 89 से लेकर दूसरों को आप देखें तो 3-4 केसेस में सीरीज में आपको सिर्फ ऐवान सदर से जो है वायलेशंस मिलती हैं। पहले बताएं उनको कटड़े में कब वो लाएंगे? ठीक हो। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, आपने 2014 में केस किया था पीटीवी पे हमले का इमरान खान साहब के ऊपर, और उसमें बहुत से लोगों को नामजद किया था। उसमें आप इमरान खान साहब थे, उसमें शाह महमूद कुरैशी थे, परवेज खटक थे, ये शफकत महमूद साहब, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब और असद उमर साहब। अच्छा, आज कोर्ट ने वज़ीर आज़म साहब को बरी कर दिया और उसके बाद बाकी सब पे फर्द जुर्म आयद होगी और उसके बाद देखा जाएगा ये। तो सर ये जो आप अगर आप ये समझते इतना सॉलिड केस था तो आज तो कोर्ट ने उड़ा दिया, इसका मतलब है कि आप एविडेंस पेश नहीं कर सके फिर? देखिए जी, आज एविडेंस पेश करना हमेशा जो है वो गवर्नमेंट का काम होता है और जाहिर है इस वक्त गवर्नमेंट साहब की खुद है। मैं उस वक्त का भी जवाब दूंगा। उसके बाद 4 साल थे आपके पास, उस वक्त भी मैं जवाब दूंगा। इस वक्त तो मुझे जो पता लगा है वो ये लगा है, अगर मैं गलत हूं तो आप तस्दीक फरमा देंगे, कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इमरान खान, उस वक्त के इमरान खान की खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान, उसकी पैरवी नहीं करना चाहता इमरान खान। अभी ये हुआ, अभी तो वज़ीर आज़म है ना, जाहिर है अभी ये हुआ है। लेकिन जो हमारे दौर में हुआ है, इस केस की पैरवी ना होना ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। पैरवी होनी चाहिए, क्योंकि आपने कोई एविडेंस नहीं दिया था। नहीं, देखे ना एविडेंस साहब, ये जो एविडेंस कौन सी होती है पाकिस्तान की हिस्ट्री में? आज अयाज सादिक साहब ने बतौर स्पीकर पार्लियामेंट के ऊपर हमले का केस करवाया था, अयाज सादिक साहब ने उसके बारे में भी कोई एविडेंस नहीं। अगर आप अपने अभी प्रोड्यूसर साहब को कहेंगे
तो तमाम फुटेजेस आपको निकाल के ये भी दे सकते हैं कि जो जिस तरीके से असेंबली का गेट तोड़ा गया, जिस तरीके से पीटीवी सर वो जो मुद्दई है उसने जाके कोर्ट में वो सारी चीजें हुई, नहीं मैं बात कर रहा हूं, जब मुद्दई जाएगा ही नहीं मैं अर्ज कर फैसला तो इसका होगा। मैं सर यही क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि सबूत मौजूद है, वो आपके चैनल पे भी मौजूद है, तो हमारे पास भी थे, लेकिन उसको परसू नहीं किया गया, जो कि गलत किया गया, क्योंकि उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में दो तरह की राय होती थी। कुछ लोग ये कहते थे कि जनाब इसको परसू किया जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। खुद प्राइम मिनिस्टर जो कि उसमें हुआ ये था कि इमरान खान साहब के ऊपर भी आपने पर्चा करवाया था, उन्होंने इमरान खान पे हाथ हल्का रखा, उन्होंने कहा जी कि उसे इंतकामी कार्रवाई समझा जाएगा और बाकी सब थोड़ा हाथ हल्का रखा, नहीं रखना चाहिए था। मतलब कानून को उस वक्त अपना रास्ता लेना चाहिए था। मेरी सिर्फ इतनी इस्तदा है, मैं नहीं कहता कि टांग देते फलां कर देते, लेकिन कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए था। अब देखिए ना चंद साहब कितनी रियायत की उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर, उसको पर्चा करवाया लेकिन कोई एविडेंस नहीं, बिल्कुल की नहीं कर। देखिए पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो केस होते हैं ना, उनका ऐसे ही अंजाम होता है। बहुत अगर इन पे आज कोई पॉलिटिकली केस बनेगा तो उसका ये भी कहेगा, कल कोई जिन्होंने धरने दिए, अब गोजरावाला में इन्होंने कई जगह पे दफा 144 की खिलाफ वर्जी की, केस बनते रहते हैं। लेकिन सर पीटीवी पे तो हमला हुआ था, देखिए पीटीवी पे गेट तोड़ा गया, पॉलिटिकल क्यादत तो कोई भी नहीं थी, पॉलिटिकल क्यादत कब्जा हुआ उस पे। नहीं मेरी बात सुनो, जिनके ऊपर पर्चे हुए हैं कोई भी वो बंदा नहीं था, कैमरे के अंदर लोग मौजूद हैं, ये ढूंढे वो लोग कौन थे और ये हमले होते क्यों हैं, इसके पीछे इसकी हुक्म देना था, हुक्म दिया गया था बाकायदा स्टेज से कि चढ़ जाओ दौड़ जाओ कर लो। वो तो एक धरना था उस वक्त, एक लॉन्ग मार्च धरने किस पार्टी ने नहीं की है इस मुल्क में। सर आरिफ अलवी साहब, इमरान खान साहब की ऑडियो कॉल, सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी हमला हुआ, तो फिर उसी सुप्रीम कोर्ट की बहाली के लिए तहरीक के साथ भी शामिल हो गए। आपने वैसे आरिफ अलवी साहब की कॉल सुनी है, वो जो इस वक्त इंटरनेट पे भी है, जिसपे वो उन्होंने पैगाम दिए इमरान खान साहब को और उनकी आपस में गुफ्तगू हुई उस पर। इतना सोशल मीडिया पे इतना मवाद है, आप तो सुन सुन के भी थक गए पता नहीं क्या क्या चीज आती है, क्या पुराने हमले शुरू हो जाते हैं। वो जैसे उसकी यूं वाली कॉल इतनी वायरल है, बड़ी बड़ी चीजें वायरल है। लेकिन सर इसमें जो इस सारे केस पे वाली कॉल बड़ी वायरल हुई, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तो उसने ब्रेक किए। यहाँ जैसे ह्यूम की कॉल वायरल हुई थी जो मियां शहबाज शरीफ की कॉल थी, तो यहाँ आपकी ये बुखारे वाली हुई। नहीं वो तो आपने अटैच कर लिया ना साथ वो। अच्छा वैसे ये जो आरिफ अलवी साहब की जो कॉल थी, उस वक्त आप लोगों ने इल्जाम लगाया था कि आईबी ने इसको लीक किया, क्योंकि वो एक नॉर्मल कॉल हुई थी। आपकी तो व्हाट्सएप पे थी, वो कैसे लीक होगी सर? ये भी किसी ने करवाई थी आपकी अपनी गवर्नमेंट वैसे नहीं हुई थी, किसी ने करवाई थी, आपसे नहीं निकली ना मुख्तारे से। चलो आप खत्म करें, पॉजिटिव लोगों ने। लेकिन वैसे आपकी अपनी गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट के अंदर एक तर्जुमान वजीर आजम का और मशीर और मामले खसूसी और पार्टी का अपना, उसकी अपनी कॉल जो है वो लीक हो जाती। पुराने नून लीग के लोग अभी मजबूत लोग बैठे हुए हैं ना, ये अब इनके होते हुए सारी बातें मैं इन पे इल्जाम नहीं लगा सकता। ये भी साढ़े खाते पा दो, भी साढ़े खाते पा दो, कॉल भी साढ़े खाते। मुख्तारे को अब आप रोजाना, आप मतलब मुख्तारे की कोटेशन आप रोजाना चलाते, आप तो अपोजिशन का भी बना हुआ है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ ये जो केसेस हैं, जो पोलिटिकल केसेस हैं, मैं समझता हूँ ये वर्करों पर भी खत्म होने चाहिए। वर्करों के ऊपर भी पुराने केसेस, ये तो नून लीग का वतीरा रहा है, पुराने 85 से ये इन्होंने केसेस लोगों के ऊपर बनाए हुए और बड़े बड़ों को सजा भी दिलवाई है। मेरे ख्याल है पुराने केसेस सारे, अगर बड़े आदमी को बरी हो सकते हैं तो छोटे वर्करों को भी खत्म। बिल्कुल सर, गवर्नमेंट को फैसला करना चाहिए ना सर। ये हमने तो कैबिनेट में भी कहा है कि ये जो दहशतगर्दी के केसेस हैं वर्करों के ऊपर, पीटीआई के वर्करों के ऊपर ये केसेस खत्म कर। लेकिन इस चीज की मैं भी तायद करता हूं, मैं तो कोई भी वर्कर हो, खा इनका नून लीग का वर्कर हो, पीपल पार्टी का हो, ये वर्कर किसी को गद्दार करार देना या बगावत का केस करना, गद्दार जो होता है ना, गद्दार जेन्युइन गद्दार। देखें अगर तो किसी नजरिए एजेंडे के तहत आप किसी को गद्दार करार देते हैं वो तो गलत चीज होती है, लेकिन अगर किसी को गद्दार बनने का शौक है तो उसको तो फिर सामना करना पड़ेगा। ठीक शशि साहब, ये जो सूरत बड़ी खराब होती चली जा रही है, गंभीर होती चली जा रही है, तो आप क्या महसूस करती हैं कि इसको कैसे समेटा जा सकता है और इसके अंदर से कोई खैर का पहलू निकल सकता है? ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक वे में आप पूछ रहे हैं, या जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन? भाई पार्लियामेंट की बालादस्ती तो पीटीआई मानती नहीं है ना। अब वो उन्होंने एक लकीर खींची है, वो कहते इदारे भी उनके और करना कुछ नहीं है, करनी बेतौकीरी है और सर्टिफिकेट भी बांटेंगे ये गद्दारी के और मोहब्बत वतनी के। तो ये किस नहज पर लेके जा रहे हैं ना? की बालादस्ती तो है ना, अयाज सादिक साहब ने कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बात की है।
नहीं नहीं सुने जावेद साहब, पार्लियामेंट की क्या बालादस्ती, कोई चीज वहां काम की कोई लेजिस्लेशन वो डिस्कस है, रात बीच में ऑर्डिनेंस जिस तरह आ जाते हैं मेरे ख्याल में, फिर महंगाई के से लेकर कोई भी पॉलिसी आप लेके, कैबिनेट की जो मुतवातर ये मीटिंग्स होती है उसमें ये जो एडवाइजर्स और उनकी जो फौज जफर मौज होती है, चंद साहब तो एक पुराने एक सियासी हैं और मैं उनका एहतराम करती हूँ, हमारी तो ख्वाहिश है वो हमारी पार्टी में ही हो, पीपल्स पार्टी ज्यादा जचते हैं ये, लेकिन जो भी आप देख लें जो एडवाइजर्स हैं ये इनको कुछ नहीं पता, ये एक डायरेक्शनलेस उसमें जा रहे हैं, कोई विजन नहीं है, कोई काम नहीं है। हालत ये है कि स्टेट बैंक का आप खुद स्टेटमेंट देख लें, वो कह रही है कि कितना कर्जा उन्होंने लिया है यानी, और खसारा जो है वो खरबों में फिर या आम अशिया के हवाले से, अब उस पर किसी चीज पे बात करने के लिए अगर पार्लियामेंट का रुख करते हैं तो वहां दरवाजे बंद किए जाते हैं, माइक बंद होते हैं, बोलने नहीं दिया जाता, इतना सफोकेशन का आलम है। आप बताएं फिर आप जो एक बिल्ली के बच्चे को भी बंद करेंगे तो रिएक्ट करेगा, अपोजिशन तो फिर भी पीसफुल जदोजहद में यकीन रखते हुए आगे बढ़ रही है, और उनको न सिर्फ हमने अपने ऑप्शन जदोजहद के या पीडीएम के हवाले से रखे हैं, लेकिन हमने इनको भी एक तरह से ये भी मुझे नदीम अफसर साहब से एक चीज पूछना है सर, ये जो लड़ाई चल रही है अपोजिशन और गवर्नमेंट की, नतीजा क्या निकलेगा सर इसका? देखिए ये इस वक्त जो लड़ाई चल रही है मेरे ख्याल में इसको हमें सिस्टम के लिए बेहतर नहीं होगी। पीडीएम को अपना बयानिया बदलना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर आना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ की बात करें, महंगाई की बात करें, जुडिशियल रिफॉर्म्स की रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम नहीं जलसे बेशक करें, लेकिन अपना जो बयानिया है ना जिसमें इदारों को टारगेट किया जाता है, ये बयानिया बदलना आपके आधे से ज्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। जो 4 पीस आपने रखे हुए हैं ना कौमी असेंबली में, हर बात का जवाब देने के लिए वही 4 पीस खड़े होते हैं, कोई किसी माकूल आदमी को कहा करें वो जवाब दिया गया। ठीक हो गया फैसल, आपने गुफ्तगू आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।